जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन में। चलिए आज बात करते हैं 26 अगस्त 2025 के उन महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में जो आपकी आगामी एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें कि किस तरह से आपके एग्जामिनेशन करंट अफेयर के जो टॉपिक्स होते हैं वहां से आपके सवाल जो है वो बनाती है। वो कई बार बच्चा ये कंफ्यूजन में रह जाता है कि यार ये सवाल तो हम कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम प्रोमिनेंट न्यूज को देखते हैं, हम जो पीछे कहीं ना कहीं चल रही देश में चल रही उन महत्वपूर्ण खबरों को छोड़ देते हैं जो लाइमलाइट में नहीं आई, जो हमारे फ्रंट रनर न्यूज़पेपर हो गए, मीडिया हाउसेस हो गए, उनके द्वारा दिखाई नहीं। चलो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले और महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में। पीआईबी द्वारा पब्लिश किया गया कि फिजी की जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मुलाकात की। फिजी रिपब्लिक ऑफ फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है शितिवेनी लिगमंदा रेबुका, वो इंडिया विजिट पर आए और इंडिया विजिट में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनसे मुलाकात की। वर्तमान समय में भारत जिस तरह से अपना एक्सपांशन कर रहा है ग्लोबली, भारत का ग्लोबली एक्सपांशन इन द सेंस ये धम्म विजय से है। जिसे नहीं होता था कि अशोका ने कहा था कि मैं दिग्विजय नहीं धम्म विजय पर काम करूंगा, मैं टेरिटोरियल एक्सपांशन पे नहीं एक इन्फ्लुएंशियल एक्सपांशन पे काम करूंगा। इंडिया नाउअडेज वैसे ही काम करते हुए आसपास के देशों को भी जोड़ रहा है। जब स्टेट विजिट पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी इंडिया आए तो कई सारी चीजों पर चर्चाएं मेनली हुई, जिसमें एक डिक्लेरेशन हुआ इंटेंट टू माइग्रेशन एंड मोबिलिटी बिटवीन इंडिया एंड फिजी। जो लोग मासेस एक दूसरे देशों के बीच में जा रहे हैं उनके दोनों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर, साथ ही साथ एक एमओयू जो है वो साइन हो रहा है इंडिया और फिजी के बीच में रिगार्डिंग इंडियाज ग्रांट असिस्टेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट, जो वहां पर काम करे जिसमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी शामिल है। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेल इन फिजी, भारत जो है वहां पर एक साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेल का भी इंस्टॉलेशन जो है वो करने वाला। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर फिजी के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है इनके वेस्ट में ईस्ट में सिचुएटेड एक आइलैंड नेशन जो है जिसे हम फिजी कहते हैं, जो आसपास कैलेडोनिया हो गया, टोंगा, इनके बीच में सिचुएटेड पैसिफिक ओशियन का है या ओशियाना रीजन, इस वाले रीजन को ओशियाना रीजन भी कहते हैं, जिसकी कैपिटल जो है वो है सुआ। अब यहां से सवाल बनने की संभावना है क्योंकि हमने कई बार जगह से सवाल पूछे हैं, वो देश का लोकेशन क्या है, उसका कैपिटल क्या है, अगर वो न्यूज में रहा। फिजी के साथ भारत के संबंध बन रहे और ये इस एरिया में भारत के एक्सपांड या कहते हैं ना कि मिलिट्री प्रेजेंस के लिए भी रिक्वायर्ड है। तो यहां से अगर एक सवाल देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट वेयर इज द हाई कमीशन ऑफ इंडिया लोकेटेड इन फिजी। फिजी में भारत का उच्चायोग कहां स्थित है? जनरली वहां की कैपिटल में है, तो कैपिटल वहां की सुआ, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन। ये पहला न्यूज था। सेकेंड अगर बात की जाए तो आज जनरली इंडिया में फूड एक ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसके साथ एक कोलैबोरेशन जो है वो साइन किया है, फाइट अगेंस्ट ग्लोबल हंगर। तो भारत पीआईबी पर छपा ये खबर जिसमें भारत जो है, भारत सरकार जो है वो विश्व में गरीबी या जो भूखमरी है उसको खत्म करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलकर काम करेगा। So the statement is there कि Government of India and the World Food Program today announced significant milestone in their collaboration aimed addressing global hunger crisis by signing letter of intent। इसमें कौन काम कर रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो इसके अधीन काम कर रहा है। अब सवाल अगर यहां से देखा जाए तो पूछा जाता है कि जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की जाती है तो भारत जो है वो 127 देशों में 105 पोजीशन पर आता है, 105वीं पोजीशन पर आता है। अब इस वाली कंडीशन पे खुद की स्थिति खराब है, खुद आप हंगर में हो और हम विश्व को हंगर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक और मुद्दा है कि यार हम जो भारत सरकार पिछले लगभग 4 से 5 सालों से भारत की 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज उपलब्ध करा रही है, उसके बाद भी भारत की स्थिति लगभग ये सीरियस कंडीशन में क्यों है, जो वो एरियाज को शो करती है मैप में जहां पर हंगर इंडेक्स में जो पोजीशन जो है वो लो है।
भारत यहाँ पर बांग्लादेश से पीछे है, भारत यहाँ पर नेपाल से, भूटान से पीछे है, वो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में खड़ा है। मतलब हम कितनी भी कोशिश कर लें ये बताने की कि भैया भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ज्यादा डेवलप्ड है, ये इंडेक्सेस बताते हैं कि भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी मीडिया हाउसेस में दिखाई जा रही है। क्योंकि हैप्पीनेस इंडेक्स हो उस वाली स्थिति में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी इन देशों के साथ में हमारी पोजीशन आती है। अगर इस सवाल को उत्तर देने की कोशिश की जाए तो कंसर्न ऐसा आता है कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकलता है ये कुछ 4 पैरामीटर्स को काम करता है, जिसमें से पहला है अंडर न्यूट्रिशमेंट, जो कुपोषण है उसको लेकर कि पूरी आबादी में से कितने लोगों को पर्याप्त कैलोरी मिल रही है या नहीं मिल रही। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, मींस बाल 5 साल से छोटे बच्चों में वजन जो एक्यूट माल न्यूट्रिशन है वो कितना है। तीसरा होता है चाइल्ड स्टनिंग, मींस बाल अवरुद्ध विकास, 5 साल से छोटे बच्चों में उम्र के हिसाब से कम लंबाई का होना। एंड द फोर्थ कंडीशन है चाइल्ड मोर्टेलिटी, बाल मृत्यु दर, 5 साल में पहले मरने वाले बच्चों का जो प्रतिशत है वो। भारत सरकार द्वारा रिपीटेड प्रयास करने के बाद हम जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उस पॉवर्टी में तो एलिविएट हुए हैं, हमारी पोजीशन को हम क्या कर पाए, इंक्रीज कर पाए। पर जब न्यूट्रिशनल कंटेंट के बारे में चर्चा आती है, ग्राउंड रूट लेवल पर चीजों में बदलाव में बात आती है, तो उसको निकलने में समय लगेगा। और जब तक वो समय पूरा नहीं होगा, जब तक हम उस जेस्टेशन पीरियड को कवर नहीं करेंगे, तब तक शायद यहाँ पर हमारी पोजीशन जो है वो सुधरेगी। अच्छा, इस मुद्दे को लेकर हम ये बात करें, अगर कोई सवाल आपसे पूछा जाए तो सवाल पूछा जा सकता है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP इज लोकेटेड। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का मुख्यालय कहां स्थित है? रोम इटली, जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क USA या पेरिस फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो करेक्ट आंसर है रोम इटली, जहां इसका हेडक्वार्टर जो है वो सिचुएटेड है। और हम भारत सरकार इसके साथ मिलकर, क्योंकि भारत अभी फूड में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर चुका है, वो इसके साथ मिलकर जो देश फूड सफिशिएंसी में पीछे है उनकी मदद करने के लिए आ गया है। तो ये वो खबरें जहां से सवाल पूछे जाने की संभावना है, शायद आप भी न्यूज में देख रहे हैं। और अगर आपने देखा है तो कमेंट कीजिए कि हाँ, रेगुलर न्यूज में इन चीजों को देख पा रहे हो, और अगर नहीं तो भी बताइएगा कि किस तरह से ये चीजें। आज भारतीय नौसेना के लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन भारत में 2 नए युद्धपोत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को भारतीय नौसेना में ऑफिशियली कंडक्ट किया जाना है। PIB द्वारा इस न्यूज को पब्लिश किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन नेवी सेट टू कमीशन एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी एंड हिमगिरी। ये प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन स्टेल्थ फ्रिगेट जो है, जो नेवल बेस विशाखापट्टनम को आज के दिन ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रेजेंस में क्या किया जाएगा, इन्हें इंक्लूड किया जाएगा। लगातार भारतीय नौसेना अपनी डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ा रही है और उसको लेकर कई सारे नए प्रोजेक्ट जो है वो इंड्यूस किए जा रहे हैं, और उसमें से ही एक प्रोजेक्ट जो आता है वो आता है प्रोजेक्ट 17A के बारे में। अगर इन दोनों जो फ्रिगेट नए शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें उदयगिरी और हिमगिरी के बारे में चर्चा की जाए, सो ये स्टेल्थ फ्रिगेट के कंडीशन में आते हैं, जिसे उदयगिरी और हिमगिरी नाम दिया गया, जिसे हम वाइजेक विशाखापट्टनम में कमीशन करने वाले। ये वॉरशिप डिजाइन जो है, इसे इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया। मींस ये इंडिजीनियसली 80% प्लस इसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड, डिजाइन इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्टेड, इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्टेड है। Udaygiri is the 100th shipment design ship of India's Navy in-house design team. ये भारत का 100वां शिप है। And both frigate part of the 1417A, an advanced series of stealth warship and can handle both traditional and modern maritime threat. ये दोनों के दोनों शिप INS हिमगिरी और INS उदयगिरी जो है, ये प्रोजेक्ट 17A के हिस्सा हैं, जो क्या करते हैं, जो मॉडर्न और आपके जो कन्वेंशनल थ्रेट्स हैं, मैरीटाइम थ्रेट, उनसे लड़ने में सक्षम है। अगर इनकी चर्चा की जाए तो उदयगिरी वॉज बिल्ड बाय मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई, और ये जुलाई 1 को डिलीवर हो गया था। और हिमगिरी जो है उसे गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कोलकाता में सिचुएटेड है, उसके द्वारा बनाया गया। वेपन सिस्टम में बात की जाए तो दोनों सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल से लैस है, साथ ही साथ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी इसमें लॉन्च्ड है। साथ ही 76 mm का मेन गन क्लोज इन वेपन सिस्टम इंक्लूडिंग 33 mm एंड 12.7 mm, और साथ ही साथ एंटी सबमरीन वाटर वेपन सिस्टम जो है, वो अंडर वाटर सिस्टम जो है वो भी इसके अंदर लेस है। तो भारत की इंडियन नेवी की कैपेसिटी को काफी बढ़ाने वाला है। अगर प्रोजेक्ट 17A की चर्चा की जाए तो प्रोजेक्ट 17A इज नोन एज नीलगिरी क्लास फ्रिगेट विद द 7 वेसल्स।
इस प्रोजेक्ट 70A के तहत भारत में 7 जो है शिप्स है वो बनाए जाने, जिसमें से INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, INS दुंदगिरी, INS तारागिरी, INS विंध्यगिरी और INS हेमेंद्रगिरी जो है वो शामिल है। इस तरह से 7 फ्रिगेट रहेंगे। फ्रिगेट उस एरिया को कहा जाता है जो मल्टी रोल नेवल वॉरशिप की कैटेगरी में आता हो, जो प्रोटेक्टर भी और सबमरीन हंटर के रूप में भी जिसे जाना जाता हो। इन 7 फ्रिगेट्स को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड और गार्डन रिसर्च शिपयार्ड इंजीनियरिंग को दिया गया। गार्डन रिसर्च जो कोलकाता में सिचुएटेड है और मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड जो आपका कहां सिचुएटेड है, मुंबई। सो इस तरह से 75% प्लस या 80% ये इंडिजिनियस इक्विपमेंट से बने फ्रिगेट के रूप में जाने जाते हैं। अब यहां से सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल है। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो सवाल पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट 17A वॉरशिप ऑफ द इंडियन नेवी बिलोंग्स टू विच क्लास? भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत की श्रेणी से संबंधित है। सो दे बिलोंग्स टू द नीलगिरी क्लास। ये क्या है? नीलगिरी क्लास से संबंधित। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द क्वेश्चन। अगली अगर महत्वपूर्ण न्यूज को कवर किया जाए, सो अगली न्यूज आपकी आती है कि PIB द्वारा पब्लिश किया गया, डॉक्टर मनसुख मांडविया जो अभी वर्तमान में स्पोर्ट्स मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं नवेल्स, यो हॉकी एशिया कप 2025 ट्रॉफी, हॉकी एशिया कप जो पहली बार राजगीर बिहार में होने वाला है और बिहार में होने वाला पहला इंटरनेशनल इवेंट है, जो टूर्नामेंट अपने आप में 12th एडिशन के रूप में जाना जा रहा है। मींस ये एशिया हॉकी कप का 12th एडिशन। जिस तरह से मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप हो रहा है, वैसे ही हॉकी कप होने वाला है जो आपका राजगीर बिहार में कंडक्ट किया जाएगा। इसके बारे में अगर बात की जाए तो सुनिएगा, हॉकी कप या हॉकी एशिया कप इज अ मेजर मेंस एंड वुमेन्स इंटरनेशनल फील्ड हॉकी टूर्नामेंट के रूप में इसे जाना जाता है, जो एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। हर 4 साल में एक बार होता है और जो इस टूर्नामेंट में जीतता है वो टीम को FIH हॉकी वर्ल्ड कप जो है उसमें डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल जाता है, एंट्री मिल जाता है। अगर 2025 के मेंस हॉकी एशिया कप की चर्चा की जाए तो ये 12वां एडिशन है और ये टूर्नामेंट कहां पर हो रहा है? अगस्त 29 से सितंबर 7 के बीच में बिहार के राजगीर में होने वाला है। इंडिया का बिहार में होने वाला ये पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। इसमें 8 टीम जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। पहले पाकिस्तान और ओमान भी पार्टिसिपेट करने वाले थे, पर उन दोनों ने कुछ कारणों से मना कर दिया। पाकिस्तान को अपना कुछ कारण था, इस कारण से अब वहां पर बांग्लादेश और कजाकिस्तान को जो मौका है वो मिला है। हॉकी एशिया कप की शुरुआत 1982 से की गई, शुरुआत इसमें हुई। साउथ कोरिया जो है मोस्ट सक्सेसफुल टीम के नाम से जानी जाती है, जिसके पास 5 टाइटल्स हैं। और भारत के बारे में बात की जाए तो भारत के पास इसके लगातार 3 टाइटल्स जो है और सेम 3 टाइटल पाकिस्तान भी जीत चुका है। वर्तमान में 8 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी, इंडिया, जापान, चाइना, कजाकिस्तान और साउथ कोरिया, इसके साथ में आपका मलेशिया, और मलेशिया के साथ में बांग्लादेश और चाइनीज ताइपाई नाम से एक टीम जो है वो। तो टोटल 8 टीमों का ये टूर्नामेंट जो है वो होने वाला। अब जनरली हमने लगभग कई एग्जामिनेशन में यहां से सवाल देखे हैं, तो एक सवाल पूछा जा सकता है, The 2025 men's hockey Asia Cup will be hosted in which Indian city? So it is the राजगीर बिहार। चलिए आगे, अगली खबर काठमांडू नेपाल से। नेपाल ने भारत द्वारा लीड किए जा रहे इंटरनेशनल बिग केट अलायंस को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया। भारत सरकार द्वारा बिग केट या 7 बिग केट को प्रोटेक्शन के लिए इन द ईयर 2023 में एक अलायंस जो उसकी शुरुआत की गई। ये लगभग 90 ऐसे देशों का अलायंस है या मल्टीनेशनल बॉडी के रूप में इसे क्रिएट किया गया, जिसका मेन मुद्दा इन बैक केट की लाइवलीहुड, इनकी पोचिंग से इन्हें रोकने के लिए या फिर इनके प्रोटेक्शन के लिए सारी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने के लिए था। अगर इस अलायंस के बारे में बात की जाए तो बेसिकली ये कैबिनेट कमेटी द्वारा इसे इंप्रूव किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में होने वाला है। ये वन टाइम बजटरी सपोर्ट इसे 150 करोड़ रुपए का 2027 से 2028 तक दिया गया है। और ये ICBM एक मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोलिजन है, जिसमें 96 बिग रेंज कंट्रीज जो है वो शामिल आएगी और नॉन रेंज कंट्रीज जो इसके कंजर्वेशन में इंटरेस्ट रखने वाली। सवाल आता है कि किन किन केट्स को इसमें शामिल किया गया, तो इसमें शामिल है टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जगुआर और पुमा। सो दीज आर दी 7 डिफरेंट केट्स जिसे इंक्लूड किया गया है। अगर इन केट के बारे में बात की जाए तो 2023 के आधार पर इसके फाउंडिंग एंड रेटिफाइंग मेंबर्स में नाम आता है इंडिया का, निकारागुआ का, एस्टोनिया का, सोमालिया का और लिबिया का।
अभी तक 28 देश जो है वो इसको ऑफिशियली साइन कर चुके हैं और बाकी देश भी इसमें अपना इंटरेस्ट जो है वो बनाए हुए हैं। अब यहां से भी एक सवाल बनने की संभावनाएं है, तो पूछा जा सकता है कि इन विच ईयर द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर्मली लॉन्च, अंतरराष्ट्रीय बड़ी बिल्ली संगठन को औपचारिक रूप से किस वर्ष में शुरू किया गया? सो इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2023। किस उपलक्ष्य पे? तो जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में, उसके 50 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को शुरू किया था। तो ये एक एरिया महत्वपूर्ण है आपकी एग्जामिनेशन को लेके, जहां से सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण न्यूज जहां कहती है कि मलेशिया जो है वो पहला देश बना है जिसने वर्ल्ड का पहला AI पावर्ड बैंक जो है वो बनाया है। द बैंक इज नेम्ड एज रेड बैंक, बैंकिंग डन राइट। सो दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI बैंक। अगर इस बेसिक फैक्ट्स देखे जाए तो मलेशिया इज मेड हिस्ट्री विद द लॉन्च ऑफ रेड बैंक, द फर्स्ट AI पावर्ड बैंक created by the Malaysians and for the Malaysians. It was led by the YTL group in partnership with the C Limited. तो ये दो ग्रुप का मिलके बना हुआ एक क्या है प्रोजेक्ट है। Red Bank marks a bold leap into the national digital figure, combining world-class AI innovation with the values, language, lifestyle, and the define the Malaysia. This is all about the Malaysian bank. क्योंकि नया इनिशिएटिव है, विश्व का पहला है, इसलिए सवाल बनने की संभावना है, पूछा जा सकता है कि कौन सा बैंक है, बैंक का नाम भी पूछा जा सकता है, दैट इज द राइट बैंक। और अगर ये पूछा जाए कि किसने, कौन से ग्रुप ने मिलकर इसे लॉन्च किया है, तो सवाल आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। YTL और C ग्रुप लिमिटेड जो है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इस बैंक को जनरेट किया है या बनाया है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर। भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट द्वारा अनीश दयाल जो एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर है, उन्हें डेप्यूटी NSA के रूप में अपॉइंट किया गया। अनीश दयाल के बारे में अगर बात की जाए तो वो इससे पहले CRP चीफ रह चुके हैं और उसके बीच में उन्होंने जो नक्सलिज्म और जिस तरह की इंसर्जेंसी पार्ट है उसको कवर करने में, उसको खत्म करने में एक बड़ी भूमिका जो है वो निभाई। अगर इनके बारे में बात की जाए तो ही वाज अ फॉर्मर CRPF एंड ITBP डायरेक्टर जनरल के रूप में काम किए हैं और ये वर्तमान में रिटायर्ड हो चुके हैं। 1988 बैच के IPS ऑफिसर है जिन्हें मणिपुर कैडर मिला था और ये 2024 में अपने रिटायरमेंट से पहले 30 साल तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर चुके हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ लीडर इन्होंने काम किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने ITBP को हेड किया है, CRPF को हेड किया है, जिस कारण से उनको इंडियन का जो लोकल पार्ट या इंटरनल थ्रेट्स हैं उनको लेकर काफी वाइड नॉलेज या एक्सपीरियंस है। सो उस आधार पर सिंह को वर्तमान में क्या है, इंटरनल अफेयर का चार्ज देते हुए डेप्यूटी NSA की जो पोजीशन है वो दी गई। भारत में अगर NSA की बात की जाए तो 1998 से शुरू के इस पोजीशन पे वर्तमान में पिछले लगभग 12 सालों से अजीत डोभाल जो है वो चेयर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इसके अलावा रॉ के जो फॉर्मर चीफ राजेंद्र खन्ना जो है, उन्हें एडिशनल NSA का पोजीशन दिया गया है। साथ ही साथ रिटायर्ड IPS ऑफिसर TB रविचंद्रन जो है, जो इससे पहले और फॉर्मर IFS ऑफिसर पवन कुमार, वो वर्तमान में सर्विंग डेप्यूटी NSA के रूप में काम कर रहे हैं। उनके साथ में एडिशनल किसे, अनीश दयाल को भी NSA या डेप्यूटी NSA के रूप में पोजीशन दी गई। अब यहां से सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, आपके एग्जामिनेशन को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA का पद किस वर्ष में शुरू किया गया? सो इट वाज स्टार्टेड इन 1998, 1991। ये वो इवेंट्स है जहां से हमें लगता है कि आपके एग्जामिनेशन में सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल। एंड एट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल है, ओरछा लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ओरछा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राम राजा मंदिर और बेतवा के लिए प्रसिद्ध, बेतवा नदी के किनारे बसा यह शहर अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है, अपने हिस्टोरिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फेमस है, जहां कई सारी छतरियां देखने को मिल जाती है। तो ये सवाल यहां से पूछा गया, कौन से जिले में स्थित है? A छतरपुर, B टीकमगढ़, C निवाड़ी और D दतिया। आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।